नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है अलग अलग विपक्ष के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो तमाम नेता ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। वैसे तमाम नेताओं को ईडी का डर दिखा करके उनको अपने खेमे में साधने की जो एक कोशिश है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी है। और बीते दिनों जिस तरीके से संजय राउत के घर पर छापेमारी की गई, उनके घर के कोने कोने की तलाशी ली गई, लेकिन मिला क्या, इस बारे में अब तक ईडी की तरफ से कोई भी जानकारी मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया है। लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय राउत को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने स्कार्फ को एक तरीके से हवा में लहरा करके इशारा दिया और अपने कार्यकर्ताओं के जोश को उत्साहित किया। आज इसी खास मुद्दे पर बात करते हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी के पीछे क्या केंद्र सरकार की कोई साजिश है या सही मायनों में वो पात्रा चौल विवाद में उनके शामिल होने के पीछे कोई कारण है या उसमें शामिल वो हैं सही मायनों में। ये सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। आरोप एक तरीके से राजनीतिक है या वो आरोप में खुद भी शामिल है। ये सारी बात की जानकारी जो मेरे साथ आसिफ सर हैं उनसे बात करेंगे और तमाम बातों पर एक विस्तार से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनको फंसाया जा रहा है या वो सही मायनों में उस काम में मुलव्विस थे। इस पर आपकी क्या राय होगी? शुक्रिया राहुल अबरार। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और ये हकीकत है। जिस तरीके से 2014 के बाद से अगर हम और आप गौर फरमाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के तमाम जो है उन नेताओं पे कार्रवाई नहीं हुई जिस पे होनी चाहिए थी। उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी, ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हम सबको ये देखने को नहीं मिला। अगर पुराने मुद्दों पर बात करें तो राफेल को लेकर कितना बवाल मचा, उस पर घोटाले को लेकर बवाल मचा, लेकिन जो भी जाँच प्रक्रिया बुलाई भी गई लेकिन कुछ निकला नहीं। तो क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ, सबको पता है। लेकिन उसके बाद फिर अभी देखिए, जिस तरीके से ताज़ा मामला अगर हम ले लेते हैं तो योगी के मंत्री हैं दिनेश खाटिक, उन्होंने बजब्ते अमित शाह जी को चिट्ठी लिखा कि दरअसल जो है दलित समाज के लिए जो है भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वाकई में ये कहना विपक्ष का मुझे नहीं लगता कि वो गलत कह रहे हैं। और वो क्योंकि आप लगातार एक तरफा जो कार्रवाई करेंगे, ईडी अगर वाकई में निष्पक्ष है, अगर कानून अपना काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ विपक्ष में ही जो है सब भरे पड़े हैं, चुन चुन कर किया जा रहा है। वो भी 100 में सिर्फ जो है 2 निकल रहे हैं। ऐसा बीजेपी में भी भरे पड़े, वहां भी आप कीजिए। जब आप नहीं कर रहे हैं कार्रवाई तो लाजमी है कि लोग तो कहेंगे, या लोग क्या, विपक्ष का तो काम ही ये कहना। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ये कार्रवाई है। ईडी वाकई में बीजेपी के इशारों पे ही नाच रही है। जो विपक्ष कह रहा ये कहीं से मुझे नहीं लगता गलत है, क्योंकि आप ममता बनर्जी के मंत्री पे आपने कार्रवाई करवाया, अर्पिता पे कार्रवाई करवाया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद फिर आप दिल्ली के सीएम पे भी आ गए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पे आ गए आप, फिर उसके बाद महाराष्ट्र चले गए, उद्धव ठाकरे, संजय राउत। तो वाकई में इसमें होना जाने कुछ नहीं है, सबको पता है। और उसके बाद जो है उसके बाद अगर बीजेपी कह रही है कि भाई कानून अपना काम कर रही है तो वाकई में लोगों को आश्चर्य होता है। तो वाकई में मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक अलग जगह, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ईडी पे सवाल उठ रहे हैं कि ईडी जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो यहाँ पे लोगों को लग ही रहा है कि लिहाजा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पे ही ये तमाशा, हम सबको तमाशा देखने को मिल रहा है। और वाकई में ऐसा ही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आखिर में, उद्धव ठाकरे हों या संजय राउत हों, ये तमाम लोग जो है बीजेपी पर खुलकर अपनी बात रखते थे, मुद्दों पे वार करते थे, बीजेपी से सवाल पूछते थे। आज ये जिगरा लोगों में नहीं है। जिन पे हैं, जो पूछते हैं, उन पे कार्रवाई की जाती है, फर्जी केस में फंसा दिया जाता है ताकि उसकी आवाज़ को दबाई जा सके। और ऐसे लोग रहेंगे नहीं, बीजेपी से सरकार पूछेंगे नहीं। गोदी मीडिया की बात आप जानते ही हैं, उनमें इतना जिगरा है नहीं, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया कि मोदी सरकार से सवाल पूछे। और यही वजह है कि विपक्ष के उन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है जो मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बात करते हैं। देखिए, संजय राउत की उस मामले की अगर हम बात करें तो 2007 का एक पुराना मामला है, पात्रा चौल भूमि विवाद। और उस विवाद में एक कंपनी को महाड़ा की तरफ से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 47 एकड़ ज़मीन पर लगभग 3,500 फ्लैट बनाना था उनको, लेकिन उन्होंने उस ज़मीन को 8 अलग अलग बिल्डरों के हाथों बेच दिया। और इस मामले में महाड़ा ने 2018 में जाकर के एक FIR जो है वो दर्ज करवाई और उसके बाद 2020
2020 में परवीन राउत नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। उसके तार जो हैं वो संजय राउत से जोड़े जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने पुराने मामले को उठा करके कहीं ना कहीं संजय राउत को उसमें घसीटने की एक कोशिश है? क्योंकि संजय राउत जब भी राज्यसभा में खड़े होते थे तो उनके निशाने पर हमेशा केंद्र नेतृत्व होता था भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि अमित शाह को उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका हूँ। ये सारी बातें उनके द्वारा कही जाती थी। तो क्या उनको एक तरीके से घसीटने की कोशिश है इन सारे मामलों में? कहा कि 2007 का पुराना मामला है। एग्जैक्टली यार, यही चीज़ें सोनिया गांधी के भी मैटर में आया है, क्योंकि देखिए 2012 का मामला था, ये तो खैर 2017 और भी पुराना है। तो ईडी को अगर देखा जाए कि वाकई में वो ईमानदार। दूसरी बात कि यहाँ तक कि रफा दफा भी 2016 में मामला हो गया सोनिया गांधी को लेकर, लेकिन उन्हें भी परेशान किया गया, उन्हें भी बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया। और वाकई में यही मंशा है ही ईडी की कि दरअसल परेशान करना है, विपक्ष को डराना है, उनके अंदर ये दहशत दिलाना है कि अगर आप मुंह खोलोगे तो फिर आप जेल का रास्ता देखोगे। लेकिन सवाल ये है कि आप कितनों की आवाज़ जो है अब दबाओगे, कितनों को आप गिराने की कोशिश करोगे, कितनों को डराओगे? सब तो डर नहीं जाएगा ना। और अंग्रेजों ने भी इसी तरह हुकूमत किया, अंग्रेजों ने इसी तरह भी जुल्म किया, लेकिन आखिर में उनका सफाया हुआ ना। तो वाकई में इसमें कोई शक नहीं, आप जो कह रहे हैं गलत है। जो है दरअसल देखिए क्या हुआ कि जब उद्धव ठाकरे का मसला चल रहा था, सरकार खतरे में आ गई थी, विधायक बिकने को तैयार हो गए, वो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के तमाम लोग चले गए। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने धमकी देना शुरू किया, बीजेपी पे जो है हमला करना शुरू किया। दरअसल कंगना रनौत का भी एक मसला था पीओके वाला लेकर, जिसमें उन्होंने जो है खुलकर जो है कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसको बाइक कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई थी। ये तमाम उसी वक्त से जो है सब लोग पीछे पड़ गए कि उन्हें किसी तरह फंसाना है, और बीजेपी इसी फिराक में थी। क्योंकि देखिए दरअसल ये जो दुश्मनी है वो 2019 का ही है, जब शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई या करना देखने को मिली, और आज जब खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया उद्धव ठाकरे संजय राउत, तो आज उन पर ईडी लगा रहे हैं। लेकिन कब तक आप लगाएंगे? सिंपल सी बात है, आप कब तक उनकी आवाज़ को दबाएंगे? नहीं दबा सकते हैं। इसीलिए वो कह भी रहे हैं कि उनके जान को खतरे, या तो आप उन्हें मार दें, और अगर नहीं मारेंगे तो देखिए ऐसे लोग मुझे नहीं लगता कि चुप रहने वाले हैं, क्योंकि ये इन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, ये लोकतंत्र की ताकत को जानते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, और इसीलिए अपनी बात जो है रख रहे हैं। क्योंकि आज एमएलए एमपी जो चुन के आते हैं वो इसीलिए आते हैं ताकि अगर सत्ता में है तो ठीक है ईमानदारी से काम करे, अगर विपक्ष में है तो सरकार से सवाल पूछे। लेकिन आज पूछना कहाँ है, ये खत्म हो गया। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये गलत नहीं है, बिल्कुल ये फंसाने की साजिश है। बिल्कुल संजय राउत की अगर बात करें तो उनके राजनीतिक जीवन पर अगर एक नज़र डालें तो वो एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में कहीं भी डमाडोल की जो स्थिति बनती हुई आज आपको हर सियासी दल के लीडर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उनकी यात्रा में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कहीं। और अगर इस कार्रवाई के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या संजय राउत डर करके भाजपा के साथ चले जाएंगे? क्योंकि शिवसेना पार्टी का जो हाल है अभी वर्तमान स्थिति अगर उनकी देखें तो लगातार उनके जो लीडर हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी को भी कमज़ोर करने की नीति है क्या इसके पीछे संजय राउत को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है? एग्जैक्टली देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और ये उन कमज़ोर क्या उन्होंने बर्बादी कर दिया। क्योंकि देखिए जब एकनाथ शिंदे मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ, माफ़ कीजिए विधायकों के साथ जब बगावती तौर अपना लिया उन्होंने, उसके पीछे मंशा तो बिल्कुल बीजेपी की ही थी ना। इसके पीछे अगर बीजेपी नहीं रहती तो एकनाथ शिंदे में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो जो है 40 विधायकों को अपने साथ रख लेते। इतना पैसा कौन देता जो स्पेशल फ्लाइट से जो आना जाना कर रहे थे? वाकई में शिवसेना को ही तोड़ना था, उन्हें चूर चूर करना था। और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस को वो किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कोशिश उन्होंने 2019 में ही किया था, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। इसीलिए घंटे भर के लिए सिर्फ जो है देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे, फिर उसके बाद वो बहुमत पेश नहीं कर पाए थे। तो वाकई में आज उनकी मंशा यही थी, उनकी इरादा यही थी कि किसी भी तरह से शिवसेना को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए जो है मुर्गा बनाया गया वो है एकनाथ शिंदे। और आज इसीलिए उन्हें सीएम भी बनाया गया है, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा दिन उनके साथ सफ़र करना है नहीं, इसीलिए शिवसेना को उन्होंने तोड़ लिया। और इसीलिए आज जो है संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि आप कुछ भी कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, लेकिन शिवसेना को आप बर्बाद नहीं कर पाओगे। तो वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की मंशा यही थी कि किसी भी तरीके से शिवसेना को जो है तोड़ देना, और उसमें वो कामयाब साबित हो भी रहे।
तो ये आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। आपने बेहतरीन तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं कि संजय राउत ने जिस तरीके से अपने उस ट्वीट में एक बात का जिक्र किया था गिरफ्तारी के बाद, जब उनके घर पे ईडी ने छापेमारी की, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो चाह रहे हैं मुझे डरा कर धमका करके झुका देंगे तो मैं उनमें से नहीं हूँ और ये उनकी गलत फहमी। तो ये इशारा किन की तरफ हो सकता है उनका, किस तरफ उन्होंने ये लहजा जो इस्तेमाल किया? बिल्कुल, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है संजय राउत ऐसे नेता ही नहीं है जो किसी पे तंज कसे और निशाना साधे, वो खुलकर बात करते हैं। और अच्छी बात है कि खुलकर बात करने वाले नेता आज हिंदुस्तान में मौजूद हैं। बिल्कुल बीजेपी मोदी सरकार पे उन्होंने हमला बोला है, खुलकर बोला है कि मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, आपको जो करना कर लीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो सजा दीजिए, या नहीं तो फिर मेरा आप बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। ये बात संजय राउत को पता है और इसीलिए वो इस तरह के रिस्क लेते भी नहीं है, वो खुलकर बात करते हैं और ये अच्छी बात उन्होंने किया। आज ईडी सुबह से उनके पास खड़ी थी, उसके बाद पहले 8 घंटे के बाद हिरासत में लिया, उसके बाद फिर आधी रात को अब गिरफ्तार करते हैं। तो ईडी का खेल, उनका मेहनत हम लोग समझ सकते हैं कि ईडी इतनी मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे जो है आदेश आ रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी है बेचारे की। बहरहाल कब तक यूज़ करेंगे, जब तक सरकार में है तभी ना, आज न दिन तो वक्त बदलेगा ही। मुझे लगता है कि देखिए संजय राउत अपनी जगह बिल्कुल सही है और ऐसे नेताओं की ज़रूरत है देश में। कम से कम जो है मोदी सरकार से खुलकर सवाल तो पूछते हैं एटलीस्ट, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो और तमाम चीज़ों को लेकर हो। तो ये एक अच्छी बात है संजय राउत की। अब देखना ये होगा कि आखिर आज कोर्ट में जब पेशी होती है तो उसके बाद क्या कुछ होता है। तो ये थी खास बातचीत संजय राउत की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को लेकर के। लेकिन आने वाले समय में क्या संजय राउत को किसी तरीके से राहत मिल सकती है कोर्ट के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं शिवसेना को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसी महीने महाराष्ट्र में लगभग 17 ज़िलों में ज़िला परिषद पंचायत के चुनाव हैं और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उस जैसे तमाम जो पार्टियां सियासी महाराष्ट्र में, उनकी ये मंशा हो कि शिवसेना इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक किनारे कर दिया जाए। तो देखते हैं कि तमाम इन बातों पर किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता जो है वो कैसे रिएक्ट करती है, चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल किस ओर करती है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।